तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में तुला राशि से संबंधित विभिन्न जातकों के लिए। एक बात मैं सबसे पहले ही बता देता हूं, आप लोग इसको कभी भी ये ना समझिए कि ये सिर्फ तुला राशि के लिए है, ऐसा नहीं है। ये सभी राशि के लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। आपको ये जो देखना है ये वस्तुतः विशेषतया तुला राशि के लिए है, पर मैं जो ये बना रहा हूं ये सबके लिए है। इसमें मैं विभिन्नतया ये बताता हूं कि कैसे किसी भी जातक की कुंडली में आईएएस, आईपीएस या विभिन्न राज्य की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं या सरकारी में जैसे जीडी वगैरह की परीक्षाएं जो होती हैं या फिर सीबीआई वगैरह में जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, रेलवे के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें कैसे इस चीज को जो है वो कंपैरिजन इसका करके कैसे देखेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप इसे तुला राशि और तुला लग्न पे मत देखिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष है ये, पर ये तो सबके लिए है ना। दरअसल मैंने ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया था कि तुला राशि से लेकर के और मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सबको ये बता सकूं कि कैसे उनकी कुंडली में राजयोगों का निर्धारण होता है या फिर कैसे आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, ये बात समझने की है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी का श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। आइए आपको आज मैं ये बता देता हूं कि कैसे आपके कौन से ग्रह आपके अनुकूल और कौन से ग्रह थोड़े प्रतिकूल से साबित हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां सबसे पहले जो है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आईएएस या आईपीएस के लिए जो योग बनते देखे जाते हैं, अगर एक बात तो तय है कि अगर आपके दिमाग में आईएएस और आईपीएस या फिर कोई भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जैसे उत्तराखंड में अभी मेरे एक हैं कमल नाम है उनका, वो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के सवाल और उससे संबंधित उत्तर वगैरह या फिर उस पर वो स्टेटस अपना अपडेट करते रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। तो ऐसे में कई लोग जो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए उनकी कुंडली में कौन कौन सी चीजों का देखना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, यहाँ पे लग्न कुंडली अगर मान लीजिए ये आपकी कुंडली में बनती है, तो अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर में ही चंद्रमा बैठे हैं और यहीं पे शुक्र भी बैठे हों, शु अगर लिखा हो शु, तो शुक्र और चंद्रमा अगर लग्न में ही बैठे हों, यानी कि आपका लग्न बली है, आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, आपका व्यक्तित्व ठीक है, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन पे काम करके आराम से अपने जीवन यात्रा को आईएएस आईपीएस या विभिन्न सरकार के जो पद पे पदस्थ अधिकारी बनने का जो योग है यहां से घटित होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर आपकी कुंडली में मंगल यहीं बैठे हों या यहाँ के अधिपति आपकी कुंडली में यहीं बैठे हों तो भी योग बनता है। वहां पे अगर देवगुरु बृहस्पति अगर इस भाव के, अगर गुरु और मंगल तुला राशि वालों के लिए अगर यहीं पे गुरु और मंगल दोनों बैठे हों तो ये योग बड़ा अच्छा बन जाएगा। उसके साथ ही अगर या तो देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हों क्योंकि यहां के अधिपति हैं, या फिर यहीं पे चंद्रमा भी बैठे हों या यहीं सूर्य भी बैठे हों या यहीं बुध भी बैठे हों तो ये योग बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे व्यक्ति जो है वो पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम का बल बढ़ाएगा। अगर जो तुला राशि के लोग हैं या फिर अगर विभिन्न राशि के लोगों के लिए भी बात करता हूं, तो ये आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठना है। चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां 7 नंबर लिखा है कि नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 7 नंबर में नहीं बैठे हैं तो ये बात और कार्यक्रम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको यहां यह भी देखना होगा कि अगर आपकी कुंडली में, मान लीजिए आपकी कुंडली में तुला राशि नहीं है, लेकिन अगर दशम भाव में गुरु बैठे हो, सूर्य बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, शुक्र बैठे हो, मंगल भी बैठे हो, तो ये बात अच्छी हो जाएगी। तो आपको आईएएस आईपीएस और विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षा या रेलवे, बैंक, एसएससी और सीजीएल वगैरह वगैरह की परीक्षाओं के लिए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।
उसके बाद जन्म कुंडली के पंचम भाव में या तो शनि बैठे हो, या तो बुध बैठे हो, या तो गुरु बैठे हो, या तो गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हो, या तो शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हो, या यहां बुध और गुरु बैठे हो, तो ये योग आपको आगे सरकारी क्षेत्र में लाभ दे सकता है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु बैठे हो, बुध बैठे हो, शनि बैठे हो, मंगल बैठे हो, राहु बैठे हो, या फिर सूर्य बैठे हो, तो भी आपको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। बस बैठने की बात है, आज अलग तरीके से बता रहा हूं, आपको आसानी होगी। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हो, गुरु बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, शुक्र बैठे हो, और यहां पे अगर हो सके तो शनि नहीं बैठे हो, या फिर अगर यहां पे राहु भी नहीं बैठे हो, इतने सारे ग्रह बैठे हो, अगर शुक्र और बुध बैठे हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। अगर चंद्रमा बैठे हो तब तो कहना ही क्या है। ये इतनी स्थिति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में या तो शनि, या तो शुक्र, या तो राहु, या तो मंगल नहीं हो, मंगल ठीक नहीं हो गया, तो शुक्र, शनि, राहु, और अगर गुरु बैठे हो तो साथ में चंद्रमा भी बैठे हो, या अगर गुरु बैठे हो तो साथ में बुध भी बैठे हो, तब जाकर के आप अपनी तैयारी पीसीएस सेवाओं के लिए आराम से कर सकते हैं, या किसी भी सरकारी क्षेत्र के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बुध बैठे हो, गुरु बैठे हो, सूर्य बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, राहु बैठे हो, शनि बैठे हो, बस इतने सारे। अगर इतने सारे ग्रह यहां बैठे हो, या कोई भी एक ग्रह बैठा हो, तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि इतने सारे यहीं बैठे होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर एक भी बैठा हो या एक से दो भी बैठे हो तो बल बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पे चंद्रमा बैठे हो, सूर्य बैठे हो, शनि बैठे हो, मंगल बैठे हो, गुरु बैठे हो, या यहां राहु बैठा हो, या केतु नहीं, केतु नहीं, यहां राहु तक, बस इतनी ही, बुध नहीं, बुध और केतु नहीं, तो ये बात आपको आगे बढ़ा देगी कि आप आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? चंद्रमा को भी यहां बैठना होगा, 4 नंबर की राशि है ना, इस वजह से। यहां पे सूर्य बैठे हो, उसके साथ बुध या शुक्र बैठे हो, या गुरु बैठे हो, यहां शनि थोड़ा विलंब करेंगे और हो सकता है कि वो आपको पेशेंस लेस बना दे। यहां राहु भी बड़ा बढ़िया रहेगा और मंगल भी अच्छा, पर यहां के राहु और मंगल आपको जो है वो थोड़े एग्रेसिव नेचर दे देंगे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। या व्यक्ति जो होता है वो पेशेंसफुल नहीं हो पाता है, तो थोड़ी कमजोरी वहां रहेगी, और इस आधार पर थोड़ी सी कमजोरी भी कुंडली में बनती है। तो ये एकादशवां भाव है। यहां पे अगर जन्म कुंडली में बुध बैठे हो, यहां पे अगर गुरु बैठेंगे तो अंक कमजोर कर देंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां अगर चंद्रमा बैठेंगे तो मन को कमजोर करेंगे, कंसंट्रेशन भंग होगा। बुध बैठेंगे तो एक्सप्लेनेशन पावर ज्यादा होगी, तब इसका मतलब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि आप ज्यादा एक्सप्लेन ना करो, जितना शब्द में पूछा जाए उत्तर, या जितने मिनट का टाइम दिया जाए, आपको वहां पे टाइम को लेकर के जो है वो वेरिएशन में नहीं जाना चाहिए, और जितना वक्त पे आपको दिया जाए कि इतने समय में ही आपको ये सॉल्व पेपर करना है, आप उतना ही वक्त लीजिए। आप हो सकता है कि बुध यहाँ पे रहेंगे तो आप एक जगह बैठ नहीं पाए, या फिर हो सकता है कि थोड़े खर्च में बढ़ा दें, या जो पुस्तकें खरीद करके नहीं लानी चाहिए आप वो भी लेकर के आए और वो रखा रहे, सेल्फ भरे खाली। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर सूर्य बैठेंगे तो नेत्रों की परेशानी दे देंगे। अगर महिला जातक है तो बाएं नेत्र में, महिला जातक है तो दाएं नेत्र में, और अगर पुरुष जातक है तो दाहिने नेत्र में। और यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, यहाँ पे किसी भी ग्रह का बहुत अच्छे तरीके से बैठना ठीक नहीं होगा। वस्तुतः यहाँ पे बुध बैठे हो तो आपको थोड़ा वहां पे मैनेज करना होगा। तो ये आपकी कुंडली है, इसको सभी लोगों के लिए कैसे अच्छा बनाया जाए, सभी लोग, मान लीजिए ये तो किसी खास के लिए तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हो, सूर्य यहां बैठे हो, चंद्रमा यहां बैठे हो, चंद्रमा यहां बैठे हो, शुक्र यहां बैठे हो, राहु यहां बैठे हो, गुरु यहां बैठे हो, सूर्य यहां बैठे हो नवम भाव में, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। या जन्म कुंडली में कम से कम 1 से 2 ग्रह, सूर्य जहां बैठे हो वहां 1 नंबर लिखा हो, चंद्रमा जहां बैठे हो वहां 2 नंबर लिखा हो, मंगल जहां बैठे हो वहां 10 नंबर लिखा हो, बुध जहां बैठे हो वहां 6 नंबर लिखा हो, गुरु अगर बैठे हो तो 4 नंबर लिखा हो, उसके बाद शुक्र अगर बैठे हो तो 12 नंबर लिखा हो, शनि अगर बैठे हो तो 7 नंबर लिखा हो, राहु अगर बैठे हो तो 2, 3 या 6 लिखा हो, तो यह स्थिति बनती है। क्लियर है? ये तो और भी ज्यादा क्लियर करके बता दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही, अब तो बस आपको देखना है और निर्णय लेना है। अब
अब तो ऊंच नीच का खेल भी खत्म कि ये यहां बैठा हो तो उच्च का। अब आपको कई बार होता है कि पंडित जी क्या बता रहे हैं उसमें उच्च नीच तो मुझे समझ में आया नहीं, तो लीजिए ये बता दिया, ऐसे तो समझ में आ जाए। इस वजह से ये कार्यक्रम सबके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब अगर मान लीजिए अब यहां से दूसरा जो फेज कुंडली का या कार्यक्रम का शुरू होता है वो ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर के बैठे हैं तो विभिन्न जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे हैं। तो सोचिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, मंगल और बुध एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अभी गर्मी में है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है वो निर्णय जल्दी ले, हो सकता है वो कंफ्यूजन में रहे, हो सकता है वो थोड़ा परेशान भी रहे, हो सकता है वो टेम्पर उसका बड़ा हाई हो या काम बिगड़ रहा हो, राजनेताओं से या फिर बड़े लोगों से जो पैरवी बननी चाहिए वो थोड़ा कमजोर हो जाए, रोग व्याधि बढ़ जाए, मानसिक संताप बढ़ जाए, पराक्रम तो करे पर वो बर्बाद हो जाए या नुकसान हो जाए। तो इसको सही दिशा में सही उसको दिशा निर्देश देना होगा कि मैंने जो मेहनत करा है या मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो वास्तव में कितना, वो उसका जो एक जो क्षेत्र होना चाहिए वो वही है या कहीं कमजोर हो रहा है, या मैं कहीं ऐसे जगह पे तो मेहनत नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल ही जायज नहीं है, या फिर मैं जो मेरे अंदर आत्मविश्वास है वो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, या मैं जो ऊर्जा लगा रहा हूं अपने काम पे वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लगा रहा हूं जिसके लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। जितनी मुझे जिस विषय पे तैयारी करने की आवश्यकता है मैं उतना ही कर रहा हूं या कहीं ज्यादा कर रहा हूं। किसी ऐसे विषय को मैंने नजरअंदाज तो नहीं कर रखा है जिस पे मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं उसको सेल्फ में बंद करके रखा है और उस विषय पे मेरा फोकस कम जा रहा है। अति आत्मविश्वास में होने के कारण कहीं आपका पराक्रम बहुत ज्यादा नुकसान में तो नहीं जा रहा है, ये चीज देखना होगा। बैलेंस करने के चक्कर में कई बार अपने आप को नुकसान में तो नहीं लेके जा रहे हैं। कई बार होता है कि हम सब चीजों पे बराबर बराबर फोकस करना चाहते हैं और उसमें कोई एक चीज जिसको कि अत्यधिक आवश्यकता होती है उसको आप बराबर में नहीं रख सकते, हम उसको कमजोर समझ लेते हैं या फिर वो कमजोर हो जाता है। कोई ऐसा विषय जिस पे की ध्यान देने की आवश्यकता सभी अन्य विषयों से ज्यादा है, इस दौरान आप कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ठीक है पर वो आपको थोड़े एडिशनल बना रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपको थोड़े कम मेहनती बना रहे हो, या हो सकता है कि वो आपको थोड़े से कमजोर बना रहे हो, मेहनत भी करने का मन न रहे, बिस्तर का सुख ज्यादा चाहते हो सकता है वो आपको थोड़े से शांत प्रवृत्ति का बना रहे हो, पराक्रम करने से आपको चूक दे रहे हो, या जितना बल लगाना चाहिए आप उतना नहीं लगा रहे हैं, वो आपको एडिक्टिव बना रहे हैं किसी खास विषय के। कई बार होता है कि हमें जो विषय आता है, हमें जो विषय बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वो पता है, मैं उसी को बार बार पढ़ रहा हूं, किसी ऐसे जगह से अपनी ऊर्जा को नहीं लगा रहा या किसी ऐसे विषय से जी चुरा रहा हूं जानबूझ करके कि नहीं ठीक है चलो उसको बाद में देख लेंगे, तो ये आपको शुक्र करवा सकते हैं। अपना कम्युनिकेशन आपको बढ़ाना होगा, अपने जो स्किल है उस पर काम करने की आवश्यकता होगी, तब आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जो एक होता है जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं, कि आप उस पर थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाए। आपस में जो मित्रों के साथ जो एक समायोजन की क्षमता है, आप कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उस पर काम करने के लिए ये शुक्र आपको इशारा कर रहे हैं। तो आप अगर उसमें आलस से या कहीं से भी आपके पास सुस्ती आ रही है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़ता हूं। गुरु और शनि यहां पे ये दोनों आपकी कुंडली के लिए अच्छे हो रहे हैं। तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए ये दोनों गुरु और शनि जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके आधार पर कभी कभी पेट की परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन हाँ इतनी बात है कि सुख भी बढ़ेगा पिता से, माता से, घर से, परिवार से। इन दौरान कई बार उन लोगों का जो है वो लगातार फोन कॉल आने लगे या उनके साथ निकटता बढ़ जाए, पर उस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन आपके वैचारिक सुख पे होना चाहिए। मतलब ये जो भाव होता है वो संपूर्ण सुख का होता है। संपूर्ण सुख तभी आपको प्राप्त होगा जब आप अपने कर्म क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएं, क्योंकि ये शनि और गुरु का प्रभाव आपके लिए लाभदायक हो रहा है। पर शनि यहाँ पे आपको बिगाड़ेंगे और शनि आपके काम में अड़चन भी पैदा करेंगे। इसी वजह से मैंने कहा कि उन लोगों का बहुत ज्यादा निकट आना और आपका बहुत ज्यादा छुट्टी में घर जाना ठीक नहीं होगा। तो अपने लेवल पे काम करना चाहिए। अपने मानसिक और लाइफ लॉन्ग जो अभी इस समय का जो बलिदान दिया गया है वही आपको आगे चल के सफल बनाने वाली या सफल व्यक्तित्व के रूप में आपको उभार सकती है। क्योंकि कहने की बात है, या तो अभी घसट ला, खूब घसट ला,
मेरे गुरुजी कहा करते थे, 2 गिलास भरा है आपके सामने, एक में हंसी भरी है और दूसरे में रुलाई। तो अगर जवान हो तो रुलाई वाला पहले चुन लो, और अगर वृद्ध हो तो फिर अगर अभी रुलाई वाली बात अगर ले लेंगे तो बाद में तो हंसने वाला भरा ही है, तो बाद में हंसी आएगी। लेकिन अभी जो है आपको अपने परिवार से जुड़ करके रहने में मुश्किल होगी, आपका पढ़ाई और आपका जो प्रभाव है वो कमजोर हो सकता है, आपके एजुकेशन पे उसका गलत इफेक्ट जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अपने आप को बहुत ज्यादा फैमिलियर मत बनाइए, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो घुस करके किसी के साथ वक्त मत बिताइए, अपने आप को थोड़ा अलग रख लीजिए उस समाज से जो आपका वक्त और आपके समय का बर्बाद करने का कारण बनता हो। ये यहाँ पे यही इशारा करना है, मैं आपके लेवल पे आकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको समझने की आवश्यकता है, और अगर हो सके तो इसको और भी ज्यादा प्रसार करने का प्रयास करिएगा। अब आगे बढ़ता हूं, यहां पे राहु को देखिए, आपकी कुंडली से राहु उच्चस्थ है, ये सवालिया बनाएंगे, और वस्तुतः अभी के हिसाब से ये आपके दिमाग में इस तरह से आपको काम करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि अगर आपने इतिहास विषय रखा है या कोई भी विषय आपका रखा हुआ आपने, उस पर आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, आप उसमें कितना अंदर तक उसमें घुस करके उसकी जो है वो बारीकी से उस विषय को समझ सकते हैं, इस क्षेत्र में ये राहु आपको काम करवा सकते हैं। तो वस्तुतः अभी आपको जो काम करना है वो क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके आप तह तक जा करके चीजों को खंगालने का प्रयास करिए। उसके डेटा कलेक्शन के बारे में जो आप जो बात करते हैं, जैसे डेटा कलेक्ट करना, आप वो कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो समाज शास्त्र होता है, चाहे वो दर्शन शास्त्र होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। मुझे तो उतने विषय भी नहीं पता और मैं तो किसी खास क्षेत्र का जानकार हो सकता हूं, आप लोगों ने तो पूरी ग्रंथ पढ़े हैं, पता नहीं कितनी कितनी सारी पुस्तकें, समसामयिक होता है, प्रतियोगिता दर्पण होता है, मनोरमा ईयर बुक होता है, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप लोग पढ़ते होंगे, पर उसमें तह तक जाकर के आप ये काम करेंगे तो अभी ये राहु आपके साथ है। ये बात इतनी सी बात है। अगर ये चीज नहीं हो और अगर सभी राशि वालों के लिए मैं इस चीज को अगर क्लियर करना चाहूं तो एक बात है, आप भले ही कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, पर अगर सूर्य को उठ करके सूर्य को अर्घ देने का काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद आप अगर सुबह उठ करके थोड़ा एक्टिविटी अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी सूर्य नीच राशि के हैं तो अभी थोड़ा व्यक्ति को सुस्ती दे देते हैं, या फिर ऐसी कई बार चीजें बन जाती हैं कि व्यक्ति जो होता है वो उतना दमखम नहीं लगा पाता है जितना लगाना चाहिए। तो और अभी उनका जो गोचर चल रहा है वो विशाखा के हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो अगर देखते हैं तो नक्षत्र के अधिपति जो है वो विशाखा और गुरु आपकी कुंडली में राशि से चतुर्थस्थ जा रहे हैं, तो ये आपको पदस्थ बना सकते हैं, अधिकारी बनाने के लिए इस समय का जो प्रयास है वो आपको आगे लाभ कर सकता है। तो निस्संदेह आपको अपना फोकस बढ़ा करके अपने कंसंट्रेशन पे काम करना चाहिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने जो रिसर्च की क्षमता है उसको बढ़ाने के पीछे काम करना चाहिए, नोट्स तैयार करने चाहिए। ये सब चीजें तो आप करते ही होंगे, पर फिर भी आप उसमें और भी ज्यादा कितना अंदर जा करके एक बहुत बड़ा उसको स्कोप दे सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु यही करा रहे हैं। शनि अड़चने लाएंगे, परेशानी देंगे आपकी कुंडली में। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में उतने सपोर्टिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको एक अच्छे लेवल पे अगर चाहें तो इमोशनल अपने आप को न रख के प्रैक्टिकल बना करके हम प्रैक्टिकल एक विचारधारा दे करके ग्रहों को अपने अनुकूल लाभ में प्राप्त कर सकते हैं, उनका लाभ हम उठा सकते हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है, याद करिए, मैंने पिछले कार्यक्रम में क्या बात कही थी कि अगर वो रुक जाता है, मतलब कौन, अगर मान लीजिए आपने कुछ अच्छे कर्म करे और कुछ के बाद जो है वो भटक गए या उसको सफलता से उसको रूप नहीं दे पाए, सफल रूप नहीं दे पाए, फिर आपका जन्म जो है वो एक श्रेष्ठ कुल में और श्रेष्ठ जो है वो वर्ण में होता है, और फिर आपको जितने भी सुख संसाधन की स्थिति होती है वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इससे एक उत्तर मिलता है कि ये उत्तर ये मिल जाता है कि आपने कई बार गौर किया होगा कि व्यक्ति के कर्म गलत हैं, व्यक्ति अभी वर्तमान में उसका कर्म कमजोर हो रहा है या फिर पाप कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊंचे कुल में पैदा हो रहा है, वो उसके पिछले जन्म के कृत्य के आधार के कारण और पिछले जन्म में किए गए सत्कर्म के कारण उसको ये मिला हुआ है ऊंचे कुल और ऊंची संपत्ति, ऊंचा धैर्य, ऊंचा प्रभाव। वो अभी का तो वो खराब कर रहा है, वो तो उसकी बुद्धिहीनता की स्थिति है, लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, इस वजह से उसको श्रेष्ठ कुल में और श्रेष्ठ संपत्ति का मालिक बना करके भगवान ने भेजा है। परंतु उसकी बुद्धिमत्ता की स्थिति कमजोर है, इस वजह से वो इस चीज को समझ नहीं रहा है और अपने वर्तमान के कर्म को खराब कर रहा है। इसका मतलब ये जरूर होगा कि उसका अगला जन्म कष्ट से युक्त होगा,
इस वजह से हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपना वर्तमान कैसे सुधारें। अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता है जो सिर्फ वर्तमान में जीता रहता है। अच्छा और श्रेष्ठ बुद्धि और दिमाग वही हो जो अपने इस जन्म को तो श्रेष्ठ करने में लगा ही हो, अगले जन्म के बारे में भी सोच ले कि हाँ हाँ मुझे अगले जन्म का भी संवारना है। इसी वजह से सत्कर्म हमेशा करना जरूरी होता है। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये कार्यक्रम जरूर फैलाइए उन लोगों तक जो एस्पिरेंट है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।